हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ बैंकिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। मैच द फॉलोइंग। गाइज आपको लिस्ट फर्स्ट में कुछ बैंकिंग कोड्स दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में नंबर ऑफ डिजिट्स दिए गए हैं। तो आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम्स को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है और अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको मैच करते हैं। IFSC कोड में हमारे पास 11 डिजिट होते हैं, तो हमारा पहले का हो जाएगा तीसरा। MMID कोड जिसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, उसके अंदर हमारे पास 7 डिजिट होते हैं, तो दूसरे का हो जाएगा हमारा पहला। तीसरे में हमारा दिया है LEI कोड जिसका फुल फॉर्म होता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, जिसके अंदर हमारे पास 20 डिजिट होते हैं, तो तीसरे का हमारा हो जाएगा दूसरा। तो इस बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 312। गाइस बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास कई तरह के कोड्स यूज़ किए जाते हैं, तो आइए उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कोड नंबर यूज्ड इन फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम। सबसे पहला है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जिसके अंदर हमारे पास 11 डिजिट होते हैं। एक हमारा होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जिसके अंदर हमारे पास 9 डिजिट्स होते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर में हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। आधार में हमारे पास 12 डिजिट होते हैं। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में हमारे पास 7 डिजिट होते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के अंदर हमारे पास 12 डिजिट होते हैं। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में हमारे पास 12 डिजिट होते हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफायर जिसे हम लोग ISIN कहते हैं, उसमें 12 न्यूमेरिकल कोड्स होते हैं। एक हमारा होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसे हम लोग स्विफ्ट भी कहते हैं, इसमें हमारे पास 8 से 11 अल्फ़ाबेटिक कोड होते हैं। और लास्ट में हमारा आता है लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर, जिसे शॉर्ट में हम लोग LEI भी कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास 20 डिजिट होते हैं। तो गाइज आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू बटना। गाइज आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं, आपको ये बताना है कि बटना के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहले स्टेटमेंट में हमारा बोला है बटना स्टैंड्स फॉर बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ निगोशिएटेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर 2 में हमारा बोला है यू शुड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड एग्रीमेंट इफ इट इज़ बेटर देन योर बटना। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा बोला हैविंग अ गुड बटना कैन इंक्रीज योर निगोशिएशन पावर। और ऑप्शन नंबर 4 में हमारा बोला है बटना इज़ अ वॉक अवे पॉइंट फॉर योर निगोशिएशन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स यू शुड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड एग्रीमेंट इफ इट इज़ बेटर देन योर बटना। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि बटना से अगर कोई बेटर एग्रीमेंट हमारे पास आता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आइए हम लोग बटना के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बटना का हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, जिसका मतलब होता है नो डील ऑप्शन। इसकी लिटरली मीनिंग गाइस ये होती है इट इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट एडवांटेजेस अल्टरनेटिव दैट अ नेगोशिएटिंग पार्टी कैन टेक इफ नेगोशिएशन फेल्स एंड एन एग्रीमेंट। और जो हमारा बटना होता है ये हमारी नेगोशिएशन पावर को इंक्रीज करता है। तो आई होप गाइस कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इज इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर 1 IFCI, ऑप्शन नंबर 2 IIFCL, ऑप्शन नंबर 3 SMIRA या फिर ऑप्शन नंबर 4 NII। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स IIFCL जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड करता है। तो आइए हम लोग IIFCL के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। IIFCL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि 2006 में इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका मेन एम था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर टिपिकली लॉन्ग गेस्टेशन प्रोजेक्ट आर रिक्वायर्ड डेट ऑफ लॉन्गर मेच्योरिटी। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं आमतौर पर उनकी लंबी अवधि होती है और इसमें लंबे कर्ज की ज़रूरत पड़ती है। द प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू देयर एसेट एंड लायबिलिटी मिसमैच। और जो हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए दीर्घकालीन फंड इसलिए नहीं प्रोवाइड कर पाते क्योंकि उनकी जो एसेट और लायबिलिटी में मिसमैच काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IIFCL की स्थापना की ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड किया जा सके। जो हमारे IIFCL होते हैं वो निम्न पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे
रोड एंड ब्रिजेस, रेलवे, सी पोर्ट, एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए, अर्बन ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, सीवेज, सॉलिड वेस्ट के लिए, गैस पाइपलाइन अगर बनानी है तो उसके लिए भी ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन के लिए भी ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट में फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए भी IIFCL लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी? इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रेजरी बिल। ऑप्शन नंबर 2, कैश मैनेजमेंट बिल। ऑप्शन नंबर 3, डेटेड जी सिक्योरिटी। या फिर ऑप्शन नंबर 4, ऑल आर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन डेटेड जी सिक्योरिटी हमारी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होती है। तो आइए हम लोग डेटेड जी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। गवर्नमेंट जी सिक्योरिटी आर सिक्योरिटी विच कैरी अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन रेट। जो हमारी डेटेड जी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन रेट को कैरी करती हैं, विच इज़ पेड ऑन फेस वैल्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। और इनका जो पेमेंट होता है वो हाफ ईयरली बेसिस पे होता है। द टेन्योर ऑफ डेटेड जी सिक्योरिटी रेंजेस फ्रॉम 5 ईयर टू 40 ईयर्स। और इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल से 40 साल के बीच होता है। इसका मतलब ये है कि डेटेड जो सिक्योरिटी जो होती हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिजिटल पेमेंट मेथड? इनमें से कौन सा हमारा डिजिटल पेमेंट मेथड है? USSD, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मोबाइल वॉलेट्स, माइक्रो ATMs, बैंक प्रीपेड कार्ड्स, UPI या फिर AIISO। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 हमारे डिजिटल पेमेंट मेथड हैं। AIISO हमारा किसी भी तरह का डिजिटल पेमेंट मेथड नहीं होता है। तो गाइस आइए हम लोग कुछ डिजिटल पेमेंट मेथड होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे डिजिटल पेमेंट मेथड होते हैं उसमें सबसे पहला हमारा आता है बैंकिंग कार्ड्स, दूसरा आता है USSD, तीसरा आता है AEPS, चौथा आता है हमारा UPI, पांचवा आता है हमारा मोबाइल वॉलेट, एक हमारा होता है बैंक प्रीपेड कार्ड्स जिसके थ्रू हम लोग डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट ऑफ सेल, फिर हमारा था इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और माइक्रो ATM के थ्रू भी हम लोग डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गाइज यहाँ पे आपको असर्शन और रीज़न दिए गए हुए हैं। आपको असर्शन और रीज़न के बेसिस पे अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग पहले असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन में हमारा दिया है द गवर्नमेंट हैज़ बीन इन फेवर ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म विथ बेसल 3 नॉर्म्स। गवर्नमेंट कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म को बेसल 3 को साथ में जोड़ने के पक्ष में है, जो कि बिल्कुल सही है। रीजनिंग में हमारा बोला है करेंटली द RBI अप्लाइज लेस स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स एंड नॉट दोज स्पेसिफाइड अंडर बेसल 3 फॉर कैपिटल एडिक्वेसी लीडिंग बैंक्स टू सेट असाइड लोअर कैपिटल फॉर लोन्स, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे RBI बेसल नॉर्म्स पब्लिश कर रही है वैसे वैसे जो हमारे रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो हमारे मोर स्ट्रिंजेंट होते चले जा रहे हैं। बट इस स्टेटमेंट में बोला है कि जो हमारे नॉर्म्स हैं वो लेस स्ट्रिंजेंट हैं, तो यहाँ पे लेस की जगह हमारा मोर होगा। तो इस बेसिस पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ए स्टेटमेंट तो हमारा सही है और रीजनिंग हमारी गलत है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इंटरनेट बैंकिंग के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, IMPS ऑफर एन इंस्टेंट 24/7 इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल। ऑप्शन नंबर 2, NEFT facilitates, originates or remitters to initiate fund transfer transaction even without having a bank account. Option number 3, the maximum amount to be remitted through RTGS is 2 lakh. या फिर ऑप्शन नंबर 4, none is incorrect. आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू RTGS इज 2 लाख हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि RTGS के अंदर जो हमारी मिनिमम अमाउंट होती है वो होती है 2 लाख और जो हमारी मैक्सिमम अमाउंट होती है वो अनलिमिटेड होती है। और जो हमारा RTGS का फुल फॉर्म होता है वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो गैस आइए हम लोग अपने अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारा होता है NEFT का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके अंदर इंडिविजुअल, फर्म, कॉरपोरेट कैन इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल,
कॉर्पोरेट और फर्म के अकाउंट में। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 50,000 होती है और इसके अंदर कोई पर्सन बिना अकाउंट के भी फंड को ट्रांसफ़र कर सकता है। एक हमारा होता है IMPS, जिसका मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सर्विस होती है जो कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। और लास्ट में एक हमारा होता है ECS, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसका यूज़ टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल आदि का पेमेंट करने के लिए किया जाता है। तो आई होप गाइस कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, NBFC whose asset size is of dash as per last audited balance sheet are considered as systematically important NBFCs. ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 करोड़ और मोर, ऑप्शन नंबर 2 500 करोड़ और मोर, ऑप्शन नंबर 3 1000 करोड़ और मोर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 5000 करोड़ और मोर। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स 500 करोड़ और मोर। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रिगार्डिंग टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमारा बोला है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1875 एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। स्टेटमेंट 2 में बोला है इट इज़ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री टू हैव ऑब्टेन्ड परमानेंट रिकॉग्निशन इन 1956 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। और ऑप्शन नंबर 3 में हमारा बोला है इट इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया इवन ओल्डर देन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट ही हमारे सही हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था और ये हमारा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इवन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से भी ये पुराना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गाइस यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं, आपको उस स्टेटमेंट के बेसिस पे अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। पहले स्टेटमेंट में दिया है हमारा एन एनालिसिस ऑफ ऑल क्रेडिट रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल एंटिटी इज नोन एज क्रेडिट स्कोर। स्टेटमेंट 2 में हमारा बोला है सेबी हैज provided authorization of companies that have registered under the Credit Information Companies Regulation Act 2005 to provide credit score or rating based on the past performance that have been reported by the numerous credit institutions and banks. तीसरे स्टेटमेंट में हमारा बोला है क्रेडिट रेटिंग इज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू पे बैक द बोरोड अमाउंट। इट इज़ द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर क्रेडिट वर्दीनेस। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स हमारे तीनों स्टेटमेंट ही गलत है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं क्रेडिट स्कोर का क्या मतलब होता है और क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है। क्रेडिट स्कोर ये इंडिविजुअल की एबिलिटी को शो करता है कि क्या वो अपने द्वारा लिए गए लोन को वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और जो हमारा क्रेडिट स्कोर का रेंज होता है वो हमारा 300 से 900 तक होता है। 300 का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी इंडिविजुअल की लोन पे बैक करने की कैपेसिटी जो है वो कम है, और 900 का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई इंडिविजुअल अगर उसने लोन लिया है तो उसकी पे बैक करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक वर्ड हमारा होता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग ये बिजनेस एंटिटी की एबिलिटी को शो करता है कि क्या वो अपने द्वारा लिए गए लोन को वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। गाइस हमारे पास हमारी इंडिया में कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसी हमारी क्रिसिल, इकरा, ये बिजनेस एंटिटीज़ को क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं और ये इससे शेयर होल्डर को ये पता चलता है कि जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस सही है या नहीं। इसका मतलब ये है कि क्या वो कंपनी अब शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और जो हमारी क्रेडिट स्कोर होते हैं वो हमारी सेबी के द्वारा अप्रूव्ड ना किए जाकर आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ही गलत हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ए, बी एंड सी तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।